स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत भजनलाल शर्मा जर्मनी के दौरे पर हैं और आज भजनलाल शर्मा के दौरे का तीसरा दिन है, जो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत रोड शो का भी आयोजन किया गया। वहीं कल सीएम भजनलाल शर्मा ने जर्मनी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पार्टनर कंट्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नीमराणा जापानी निवेश क्षेत्र की तर्ज पर राजस्थान में जर्मन निवेशकों के लिए एक विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने की भी पेशकश की। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जर्मनी में राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान समिट जर्मनी में राजस्थान की अद्भुत विकास यात्रा प्रस्तुत करने और वैश्विक निवेशकों को हमारे परिवर्तनकारी सफर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का सौभाग्य मिला है। लगभग 8 करोड़ जनसंख्या के साथ राजस्थान नए औद्योगिक निवेश के अवसरों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। और राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। दौसा, झुंझुनू, 84, खींवसर, सलुम्बर, रामगढ़ और देवली उनियारा के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस अब मजबूत नेताओं की दूसरी लाइन तैयार कर रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के कंधे पर जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है और इस उपचुनाव में इन दोनों नेताओं की बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। हरियाणा चुनाव के लिए अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन हरियाणा में हार के बाद अब अशोक गहलोत के लिए राजस्थान की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस को जीत दिलाना भी परीक्षा का सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दोनों ने कमान संभाल ली है और इसलिए अब इस उपचुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दूसरे राज्य में उतार दिया गया है। लेकिन राजस्थान में उपचुनाव के दौरान सचिन पायलट के कद को नकारा नहीं जा सकता है। दौसा, झुंझुनू और देवली उनियारा सीट पर पायलट फैक्टर नजर आएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की बड़ी भूमिका थी, जिसका असर वहां की सरकार के रूप में दिखा था। पायलट के साथ कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह टिकट वितरण में पारदर्शिता और एकजुट होकर चुनाव लड़ना माना जा रहा है। तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, क्योंकि हरियाणा में मिली हार के बाद अब गहलोत के लिए राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं अगर सचिन पायलट की बात करें तो वो एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है कांग्रेस के लिए माने जा रहे हैं और कई सीटों पर पायलट फैक्टर नजर आने की बात भी सामने आ रही है। अब टिकट वितरण में पायलट की राय कितना अहम है, अब ये देखना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और उपचुनाव में अगर हम सचिन फैक्टर की बात करें, कितना अहम? देखिए, राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं और 7 सीटों पर ये उपचुनाव है, जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन 7 सीटों पर अगर एक भी सीट जीती है तो उनकी जो सरप्लस होगा, क्योंकि अब तक कांग्रेस की इन 7 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन की सीट है वो इस पर बची है। खास बात यह कि इस बार सचिन पायलट का फैक्टर
पे काम करने वाला है। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा में कांग्रेस को हार मिली, लेकिन जहां जहां कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत के समर्थन की बात लगातार की जा रही थी। अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और वहां पर हार मिली, और यही वजह है कि अब सचिन पायलट को जब आलाकमान देख रही है, क्योंकि हमने देखा कि जब मुजफ्फरपुर में उन्होंने चुनाव लड़ा, कर्नाटक में चुनाव लड़ा, वहां पर तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार मिले, वहां पर बहुमत के साथ पार्टी ने जीत हासिल की। और यही वजह है कि अब राजस्थान में जब उपचुनाव है, इस दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी उनको महाराष्ट्र के परमिशन के तौर पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि जो सीटों के बंटवारे को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर और इस तरीके से पूरा उपचुनाव होना है, उस चुनाव में राजस्थान में क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो। और हाल ही में हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। बिल्कुल सैनी, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली है, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई थी, अगर राजस्थान में हम तमाम चीजों को देखते हुए अगर समीकरण की बात करें, कितना महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो जाता है अशोक गहलोत के लिए राजस्थान में कांग्रेस की साख बचा पाना? देखिए, पहले इंडिया गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 10 सालों में नहीं कर पाई, वो इस बार 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वो उखाड़ सकी और 11 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की जो इंडिया गठबंधन के साथ। अब जो 2 सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा में जीती है, एक सीट खिमसर जहां पर आरएलपी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है कि वो राजस्थान में खिमसर विधानसभा से अपने खुद के प्रत्याशी को लड़ाएंगे, ना कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। दूसरा, राजकुमार राव ने भी 84 विधानसभा क्षेत्र से कहा है। अब ये 5 जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस के लिए माथापच्ची है, कांग्रेस के लिए कोई उम्मीदवार बनाती है, जिसके नेतृत्व से नाराकमान तक की लिस्ट जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर जीत बात करने वाली है। यही वजह है कि कांग्रेस में अब अशोक गहलोत, सचिन पायलट की तरफ सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जीत दिलाना कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आएगी। बिल्कुल, अगर हम पायलट की बात करते हैं, कई सीटों पर उनकी जो राय मशवरा है बेहद अहम मानी जा रही है, लेकिन इस बार राजस्थान में किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए, राजस्थान में जातीय ध्रुवीकरण है और यही वजह है कि जहां दौसा विधानसभा की हम बात करें तो गुर्जर बाहुल्य है, पायलट का गढ़ कहा जाता है, वहां से वो सांसद भी रहे हैं और इस विधानसभा से उनके उस लोकसभा से उनके पिताजी और उनकी माताजी दोनों ही सांसद चुन के गए हैं। और तो खासा असर उस सीट पर रह जाता है, तो कहीं ना कहीं पायलट की जो मशवरा और पायलट का जो यहाँ पर सीटों को लेकर रीजन है वो कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। बादशाह के देवी उनियारा की गई पायलट आएगा और भरतपुर की समझना जाता हूँ कि जो सीट थी उस पर भी प्राइवेट सेक्टर का खास तौर पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वही जातिगत ध्रुवीकरण का जो एक बड़ा असर है वो इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि उस सीट पर भी सचिन पायलट का खासा असर है। इन 4 सीटों पर महत्वपूर्ण सचिन पायलट की जो बढ़त है वो साफ तौर पर अभी नजर आती है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन की तरफ कांग्रेस को थोड़ा माथा करनी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से पहले ये लिस्ट नहीं आने वाली है, जिसके तहत आज यही गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट एक बार जारी होगी उसके बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों को उतारेगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी अगर हम देखें तो राजस्थान में जो चुनावी बिगुल बच चुके हैं, अभी इस पर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि युवाओं से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भर्ती कैलेंडर जारी करने का ऐतिहासिक कार्य किया। भर्ती कैलेंडर में 70 प्रतियोगी परीक्षाओं के दिन और उनका परिणाम जारी करने की तिथि तक अंकित की गई है। सरकार ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ रोजगार देने का वादा किया। भाजपा जो कहती है वो करती है। मुख्यमंत्री ने दिसंबर तक 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति देने के लिए विज्ञप्तियां जारी कर दी है। वहीं आरपीएससी को भंग करने को लेकर उठे सवालों पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी जो है इस पर भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आरपीएससी संवैधानिक संस्थाओं को भंग नहीं किया जाना संभव नहीं है।
लेकिन आरपीएससी के 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू राम रायका जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह सिर्फ भजन लाल सरकार में संभव है। माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भजनलाल जी की सरकार ने जो वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार देने की, उस ओर एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारी भर्ती आयोग के माध्यम से 2 साल का विस्तृत कैलेंडर, किस संवर्ग की भर्ती कब होगी, कितनी संख्या में होगी, एक निश्चित तिथि पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से भर्ती, राजस्थान का नौजवान अपने पसंद की नौकरी पाने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दे। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तर्ज पर बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। अब तक जो संकल्प लिया गया था मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नौकरी देने के लिए 5 साल में, इस पूरे दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 2,13,000 के लगभग विज्ञप्तियां जारी की नौकरियों की, जो पेपर माफियों की गिरफ्त में आकर बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाएं रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति उन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत जब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को, जिसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, जिसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार से जोड़ा जाए। ये एक बड़ी घोषणाएं थी। आप लोगों के हाथ में वो पूरा कैलेंडर है। इससे पहले अलग अलग समय पर, अलग अलग महीनों में, अलग अलग वर्षों में अलग अलग नौकरियों की विज्ञप्तियां जारी होती थी। किसी ने साहस नहीं किया कि हम 1 साल 2 साल में कौन कौन सी नौकरियां कब कब जारी करेंगे, उसका कैलेंडर जारी करें। इस काम को करने के लिए हम भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और अभी जो एसओजी ने जो पेपर माफियों पर शिकंजा कसा है, लगभग 250 से ज्यादा की गिरफ्तारी सिद्ध करती है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में विज्ञप्ति निकाली नहीं जाती थी, विज्ञप्ति निकालकर लूटने वालों की फौज पहले तैयार कर ली जाती थी। एक संवैधानिक संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस संवैधानिक संस्था को भंग किया जाना संभव नहीं है। पर इसमें जो आप देखा होगा, 2 उस लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रायका आज जेल के सीटों के पीछे हैं। संस्था का शुद्धिकरण का काम और परीक्षा तंत्र में किस प्रकार नौजवानों के अरमान लूटे नहीं, पारदर्शिता है,
इसमें आमूलचूल परिवर्तन की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कई कदम उठाए और कई कदम आगे और उठाए। और सांसद हरमान बेनीवाल का पार्टी रालोपा का विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं, यह अभी तक असमंजस में है और इसका पता भी आगामी दिनों में लग जाएगा। लेकिन इधर अब बेनीवाल ने खुद ही एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने गठबंधन के लिए कुछ शर्तें भी सामने रखी है। इसके साथ ही खींवसर सीट से किसी प्रत्याशी बनाया जाए, इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। खींवसर में 8 चुनाव लगातार हम और हमारे परिवार के सदस्य जीते हैं और यहाँ पर खुद जनता ही चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार भी जनता की पहली पसंद होता है। इस बार भी उम्मीदवार भी जनता की पसंद का होगा। 2 दिन लोगों को एकत्रित करेंगे, वे ही तय करेंगे कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए और इस बार भाजपा को खींवसर की जनता शिकस्त दे। अगर हनुमान जी देश में एक ऐसे नेता है जो कभी कमीशन की तरफ देखते भी नहीं, पानी की बोतल भी नहीं लेते और काम भी कराते हैं, प्रयास भी करते हैं, अपनों का ध्यान भी रखते हैं पूरा। कई बार लोग कहते हैं साहब ने रीस नहीं आवे, अगर रीस नहीं आवे तो सरकार काबू आवे गई, तो रीस हुई तो सरकार डर रही है, तो रीस नहीं आवे मंत्र बच्चों माए बैठ पर रीस हुई सरकार डर रही। भाई ये इसी से तो अपने को ताकतवर बनना है, तभी तो जब भी कुछ होगा ठीक हो। अब 23 में 15-20 सीट आ जाती तो भी राज के अंदर आप होते, भजन लाल जैन का थोड़ी बैठता राज के माए, ये दुर्भाग्य से। और वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नरसिंहपुरी पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री को फुलमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर और सीकर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल सिखवाल, सरपंच रेणु पालीवाल सहित तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल परिसर में बनने वाले भवन का अवलोकन भी किया। और बुधवार को जयपुर के सांगानेर के मुहाना में 1000 किलोग्राम नकली घी पकड़ा गया। खास बात यह है कि नकली घी बनाने वाले लोग सरस और कृष्णा ब्रांड के डब्बों में नकली घी को पैक कर रहे थे। बता दें कि यह पूरी कार्रवाई मुहाना थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने गोदाम से बड़ी मात्रा में कार्टून और डिब्बे भी बरामद किए हैं। साथ ही खाद्य विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर के लिए रवाना हो गई। और बानासुर में सेठ चंदूलाल धन्नालाल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानासुर में अलवर जिला स्तरीय 5 दिवसीय चल रहे स्काउट गाइड रैली प्रतियोगिता मिनी जम्बूरी का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा तथा बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया। और इस कार्यक्रम में संजय शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। वहीं इस दौरान मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और गाइड ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वहीं इस दौरान गाइड की छात्राओं ने स्वागत गान गाकर मंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। इसके अलावा मंच पर विराजमान सभी स्काउट गाइड के पदाधिकारी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और प्रदेश में पर्यटन की व्यापक संभावनाओं और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रमुख मेलों और उत्सवों का भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ महोत्सव 2024 का आगाज हुआ। इसी को लेकर जोधपुर में के उम्मीद राजकीय स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में बीएसएफ के ऊंटों का प्रदर्शन ने पर्यटकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मारवाड़ फेस्टिवल में। आज 2 दिवसीय मारवाड़ फेस्टिवल का आगाज सूर्य आराधना के साथ मेहरानगढ़ फोर्ट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम हेरिटेज वॉक पर शोभा यात्रा करते हुए उम्मेद स्टेडियम पहुंचे हैं। उम्मेद स्टेडियम में अभी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं वो चल रही है। अभी जैसे साफाबान प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू होने जा रही है। इसी तरह आज शाम को जो सांस्कृतिक संध्या है जिसके अंदर गाजी खां पन्ना द्वारा डेजर्ट सिम्फनी प्रस्तुत की जाएगी और भी अन्य फोक कलाकार रहेंगे वहाँ पे, जो हमारे अशोक उद्यान में 7:30 बजे से शुरू होगी। वहीं श्री माधोपुर के जालपाली मोड़ पर हादसा हो गया, जहां रोड क्रॉस कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी। और बता दें कि रोड क्रॉस कर रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हुई थी।
वहीं राजसमंद में पुलिस ने एक बड़े फर्जी बीमा क्लेम मामले का पर्दाफाश किया और इस मामले में एक महिला की मौत के करीब 9 महीने बाद उसके नाम पर बैंक खाता खोलने वाले 2 बैंक कर्मचारियों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल थाना भीम में एक शिकायत दर्ज हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा कंपनी से 5 लाख रुपए का क्लेम ले लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि महिला की मौत 7 जनवरी 2023 को हुई थी, लेकिन उसके नाम पर 10 अक्टूबर 2023 को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया था। जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह का काम है। बढ़ते आगे, बारा के छबड़ा थाना पुलिस ने 50,000 के इनामी पार्टी गैंग के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। छबड़ा थानाधिकारी राजेश खटाना को सूचना मिली कि कुछ बदमाश बक्शा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मध्य प्रदेश सीमा की तरफ फरार हुए और इसी पर थानाधिकारी राजेश खटाना जाब्ते के साथ फरार आरोपियों की तलाश के लिए पीछा करते हुए गुलगोर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों की मदद से शातिर बदमाशों को घेर लिया। पुलिस ने गुना कनेरा चक निवासी नंदकिशोर उर्फ नंदू और सत्यवीर को गिरफ्तार किया है। बढ़ते आगे, कठूमर थाना क्षेत्र के गांव बिसली में मंगलवार रात को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक 4 साल की मासूम की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को लेकर कठूमर सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया। बढ़ते आगे, खबर अजमेर से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से कार चालक ने एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही सदर थानाधिकारी प्रहलाद सहाय मौके पर पहुंचे और डॉक्टर ने अस्पताल में घायल व्यक्ति की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और ब्यावर जिले के अंतर्गत बदनौर ग्राम पंचायत में स्वच्छता के नाम पर लिपापोती की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि जगह जगह पर कचरा फैला हुआ है। हालात ये है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान मिशन की धज्जियां उड़ रही है। सरकारी कार्यालयों के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कई बार ग्रामीण पंचायत प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। और झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में 150 सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। सुरक्षा कर्मियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिलने से सुरक्षा कर्मियों ने जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा कर्मियों ने जानकारी दी कि हर महीने की 7 तारीख को सुरक्षा कर्मियों को वेतन मिल जाता है, लेकिन पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी आजीविका चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और ऐसे में घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कोटपुतली में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान 2024 के लिए कोटपुतली बहरोड जिला पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर शुक्रवार को होटल लाल निवास निमराना में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जाएगा, जबकि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा और इसी उद्देश्य से राजस्थान को निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनाना है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया। और वही खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह ने सिटी थाना परिसर में महिला सुरक्षा सखियों की बैठक ली। बैठक में महिला अधिकार और सुरक्षा कानून की जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक जनरल सिंह और सिटी थानाधिकारी घनश्याम मीना ने महिला सुरक्षा सखी और अन्य महिलाओं को महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित कई जानकारियां भी दी। वहीं जनरल सिंह ने भी बताया कि किसी आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल करके मदद हासिल की जा सकती है। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।